नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ विज्ञान कक्षा 8 कार्य पुस्तिका अध्याय 13। अध्याय का नाम है ध्वनि। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 12 घर्षण पाठ के अभ्यास का हल करवाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। गतिविधि 1। 2-3 मिनट के लिए चुपचाप आंखें बंद कर बैठ जाओ और आसपास से उत्पन्न ध्वनियाँ सुनो। प्रश्न ए, तुम्हें कौन कौन सी ध्वनियाँ सुनाई दीं? इसमें हम लिखेंगे सड़क पर चलती कार, मंदिर की घंटी, आइसक्रीम वाला, सब्जी वाले की आवाज़ आदि। ब, इनके अलावा भी बहुत सारी ध्वनियाँ तुम्हारे आसपास सुनाई देती हैं, उन सब की सूची बनाओ। तो हमें सुनाई देती हैं पक्षियों की चहचहाहट, डीजे की आवाज़, बस का हॉर्न, पैरों के चलने की आवाज़ आदि। गतिविधि 2। स्कूल के घंटे को रस्सी से किसी ऐसी जगह लटकाओ जहां वह किसी दूसरी चीज़ से न टकराए। घंटे को हथौड़े से बजाओ। प्रश्न है, क्या घंटे की आवाज़ बजाने के एकदम बाद बंद हो गई? उत्तर है नहीं। ब, जब घंटे से आवाज़ आ रही हो तो उसे धीरे से उंगली से छुओ, तुम्हें कैसा महसूस होगा? उत्तर है घंटे से कंपन महसूस होता है। घंटे को दोबारा बजाओ और उसे कस कर पकड़ लो। क्या घंटे को पकड़ने के बाद भी तुम्हें पहले जैसी आवाज़ सुनाई दे रही है? क्यों? उत्तर है नहीं, क्योंकि छूने से कंपन बंद हो जाते हैं। गतिविधि 3। एक थाली लो, उसमें पानी भरो, इसे चम्मच से बजाओ। इस तरह से बजाना है, चित्र में दिखाया गया है। प्रश्न 3 ए, पानी की सतह पर तुमने क्या देखा? तो पानी की सतह पर हमने जल तरंगे देखी। प्रश्न ब, सोचकर बताओ ऐसा क्यों होता है? उत्तर है चम्मच के कंपनों के कारण। अब थाली को बजाकर पकड़ लो जिससे ध्वनि बंद हो जाए। प्रश्न से, ऐसा करने से पानी की सतह पर क्या असर हुआ? उत्तर है छूने से कंपन मंद पड़कर बंद हो जाता है तो ध्वनि भी बंद हो जाएगी। प्रश्न द, सोचकर बताओ कि ध्वनि उत्पन्न होने के लिए थाली में किस क्रिया का होना आवश्यक है? उत्तर है कंपन का। प्रश्न 4, अपने आसपास कोई 3 ऐसे उदाहरण दो जिसमें वस्तु में होने वाले कंपनों को देखा जा सकता है। उत्तर है सितार का तार, ढोलक की झिल्ली और स्कूल की घंटी इत्यादि। गतिविधि 4, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर बताओ। ये 2 चित्र दिए गए हैं, चित्र 1 और चित्र 2। प्रश्न 5 है, दोनों परिस्थितियों में किसमें घंटी की आवाज़ सुनाई देगी? उत्तर है चित्र 2 में आवाज़ सुनाई देगी, चित्र 1 में नहीं। प्रश्न ब, इस आधार पर तुमने क्या निष्कर्ष निकाला? उत्तर है चित्र 1 में निर्वात है और ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है जिसको संचरण के लिए माध्यम चाहिए। 1 सेकंड में होने वाले कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। प्रश्न 6, तुम्हें क्या लगता है कि ध्वनि संचरण की गति ठोस, द्रव या गैस माध्यम में से किसमें सबसे अधिक होती है? सबसे ज़्यादा ठोस में, उससे कम द्रव में और उससे कम गैस में। प्रश्न ब, यह गति किस माध्यम से सबसे कम होगी? इसमें हम लिखेंगे गैस में। पता करो। प्रश्न 7, ट्रेन के बहुत दूर होने पर भी ट्रेन की पटरी पर कान लगाया जाता है तो हमें कुछ आवाज़ सुनाई देती है, ऐसा क्यों होता है? उत्तर है क्योंकि ध्वनि ठोस में तेज़ी से चलती है
तो पटरी में जल्दी पता चलता है। ब, चमगादड़ के सामने कोई अवरोध आ जाए तो इसका पता उसे कैसे चलता है। इसमें हम लिखेंगे पराशक्ति तरंगों के प्रयोग से। प्रश्न 6, एसटीडी या पीसीओ की दुकान पर टेलीफोन करने के लिए कांच का कैबिन क्यों बना होता है। इसमें हम लिखेंगे ताकि बाहर से कोई ध्वनि हमारे कानों में न पहुंच सके। प्रश्न 8 है, नीचे कुछ ध्वनियाँ दी गई हैं, इन्हें तारत्व के आधार पर छांट कर सारणी में लिखो। ढोल की आवाज़, सीटी की आवाज़, पुरुषों की आवाज़, महिलाओं की आवाज़, मच्छरों की भिन भिनाहट, बच्चों की आवाज़ और ढोलक की आवाज़। तो देखिए इसमें पहले अधिक तारत्व की ध्वनियाँ पतली तथा तीखी। इसमें लिखेंगे सीटी की आवाज़, बच्चों महिलाओं की आवाज़ और मच्छरों के भिन भिनाट की आवाज़। निम्न या कम तारत्व की ध्वनियाँ मोटी अथवा भारी, ढोल की आवाज़, पुरुषों की आवाज़ और ढोलक की आवाज़। प्रश्न ब, सही व गलत को छांटो तथा गलत कथनों को ठीक करके लिखो। क, पतली यानी उच्च तारत्व वाली ध्वनि का आयाम अधिक होता है, ये गलत है, यहाँ पर अधिक की जगह आएगा कम। प्रश्न ख, मोटी यानी निम्न तारत्व वाली ध्वनि का आयाम कम होता है, ये गलत है, यहाँ पर आएगा अधिक। प्रश्न ग, तारत्व कंपन गति पर आधारित है, ये सही है। प्रश्न घ, आवर्त काल अधिक तो आयाम अधिक होता है, ये भी सही है। अपने विद्यालय या घर के खाली कमरे में जाकर अपने दोस्त का नाम पुकारो। फिर किसी ऐसे कमरे में जाकर अपने दोस्त का नाम पुकारो जो सामान से भरा हो। ए, खाली कमरे में आवाज़ गूंजती है, क्यों? उत्तर हम लिखेंगे क्योंकि सामान ध्वनि को अवशोषित कर लेता है। खाली कमरे में आवाज़ दीवारों से टकराकर वापस आ जाती है। प्रश्न ब, कोई दो ऐसे उदाहरण बताओ जब तुम्हें अपनी आवाज़ वापस सुनाई देती है। 1, भवन से कुछ दूरी पर खड़े होकर आवाज़ लगाने से। 2, कुएं में आवाज़ लगाने से। प्रश्न 10, आसमान में बिजली की चमक पहले दिखाई देती है और बादलों की गड़गड़ाहट की ध्वनि बाद में सुनाई देती है, क्यों? उत्तर है क्योंकि प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से ज़्यादा होती है। प्रश्न 11, निम्न कथनों को पढ़कर सही या गलत का निशान लगाओ व गलत कथनों को ठीक करके लिखो। ए, कंपन करती हुई वस्तु अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर जिस अधिकतम दूरी तक जाती है उसे आवृत्ति कहते हैं, ये गलत है, उसे आयाम कहते हैं। ब, एक दोलन पूरा करने में के लिए गए समय को आयाम कहते हैं, ये गलत है, इसे आवर्तकाल कहते हैं। स, प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को आवर्तकाल कहते हैं, ये गलत है, आवृत्ति कहते हैं। प्रश्न द, कंपन की आवृत्ति जितनी अधिक होती है तारत्व उतना ही कम होता है, ये सही है। प्रश्न यह, ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ये गलत है, इसमें आएगा होती है। प्रश्न 12, नीचे लिखे वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। ए, डैश कंपन करती हुई वस्तु द्वारा उत्पन्न होती है, यहाँ पर हम लिखेंगे ध्वनि। ब, मनुष्य के कानों के लिए श्रव्यता की आवृत्तियों का परास डैश से डैश तक है, तो हम यहाँ लिखेंगे 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। स, कंपन का डैश जितना अधिक होगा ध्वनि की डैश उतनी ही अधिक होती है, इसमें लिखेंगे पहले में आएगा आयाम और दूसरे में आएगा प्रबलता। द,
आवृत्ति को डैश में मापा जाता है। यहाँ पर लिखेंगे हर्ट्ज। प्रश्न 13, चित्र में दिए गए वाद्य यंत्रों को देखो, इन सभी में एक बड़ा खाली बक्सा क्यों होता है? सितार, वीणा, तबला, हारमोनियम। इनमें बड़ा खाली बक्सा इसलिए आता है ताकि आवाज़ ज़्यादा आ सके। प्रश्न 2, ध्वनि कंपन करती हुई वस्तु द्वारा उत्पन्न होती है, परंतु दिए गए वाद्य यंत्रों को ध्यान से देखकर बताइए कि इन वस्तुओं में किसके कंपन करने से ध्वनि उत्पन्न होती है। उत्तर में हम लिखेंगे वीणा तनित डोरी, तबला तनित झिल्ली, ढोलक तनित झिल्ली, हारमोनियम तारों को दबाने से। गतिविधि 5, ये देखिए 2 चित्र दिए गए हैं। एक प्लास्टिक का बड़ा स्केल लो। चित्र 1 के अनुसार उसका एक सिरा अपने हाथ से दबाकर रखो और दूसरे सिरे पर अंगुली द्वारा कंपन उत्पन्न करो। अब चित्र 2 के अनुसार स्केल का ज़्यादा हिस्सा अपने हाथ से दबा दो और स्केल की लंबाई को कम कर दो। अब इसके दूसरे सिरे पर पुनः अंगुली द्वारा कंपन उत्पन्न करो। प्रश्न 14, तुमने क्या निष्कर्ष निकाला? उत्तर है लंबाई के साथ कंपन का आयाम बढ़ता है व लंबाई घटने के साथ आयाम घटता है तथा आवृत्ति बढ़ती है। प्रश्न 15 दिए गए चित्र में किस तरह के प्रदूषण की बात की गई है? उत्तर है ध्वनि प्रदूषण। प्रश्न 2, इस प्रदूषण के क्या क्या कारण हो सकते हैं? उत्तर है लाउडस्पीकर, वाहनों के हॉर्न, तेज आवाज़ में गाने सुनना और डीजे बजाना आदि। प्रश्न 6, इसकी वजह से हमें किस तरह की परेशानियां हो सकती हैं? इसमें हम लिखेंगे सिर दर्द, बेचैनी और अनिद्रा जैसी। प्रश्न 2, इससे बचने के कुछ उपाय सुझाओ। नंबर 1, वाहनों में साइलेंसर का प्रयोग करके। नंबर 2, सड़क के किनारे पेड़ लगाकर। नंबर 3, उद्योगों व कारखानों को शहर तथा गांव से दूर स्थापित करके। यहाँ पर हमारा अध्याय 13 का अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय 14 विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव पाठ के अभ्यास का हल करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।